विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको इस वीडियो में एमए पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत का अध्यापन प्रारंभ कराऊंगा, क्योंकि इससे पहले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर का प्रारंभ में करा चुका हूं, जिसमें 4 सिद्धांतों की व्याख्या पहले हो चुके हैं। पर इस वीडियो में इससे आगे प्रारंभ कराऊंगा, किंतु इससे पूर्व जो 4 सिद्धांत पहले बता चुका हूं उसकी संक्षिप्त चर्चा यहाँ करूँगा। जैसा कि पहले विदित है कि भाषा विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य ने वस्तुओं से, पदार्थों से कब शब्दों का संपर्क स्थापित किया, भाषा कब बनी, कब उसने बोलना चालू किया, प्रारंभ किया, ये समस्या जब आई तो भाषा वैज्ञानिकों ने इस प्रश्न के उत्तर के लिए मंथन किया, विमर्श किया, विचार किया और अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसमें 2 तरह के सिद्धांत आए। एक तो परोक्ष मार्ग तथा प्रत्यक्ष मार्ग। परोक्ष मार्ग आज की विकसित भाषा से और आदिम भाषा की ओर अध्ययन प्रारंभ करता है, जबकि प्रत्यक्ष मार्ग आदिम भाषा से अध्ययन प्रारंभ करके आज की विकसित भाषा की ओर अध्ययन लाता है। इसमें क्योंकि परोक्ष मार्ग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष मार्ग पर ही अधिकतर सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। प्रत्यक्ष मार्ग में जो प्रथम सिद्धांत था, जो पहले वीडियो में आपको 4 सिद्धांत कराए, उनमें प्रथम सिद्धांत भाषा उत्पत्ति का, कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, जो प्रथम सिद्धांत था वो था देवी सिद्धांत। देवी सिद्धांत, इसको डिवाइन थ्योरी भी कहते हैं, इसे डिवाइन थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अनुसार ये कहा गया, इसके मानने वालों के अनुसार, कि जब मनुष्य को ईश्वर ने धरती पर उतारा, पैदा किया, जन्म दिया, जब मनुष्य इस सृष्टि में आया तो ईश्वर ने उन्हें भाषा भी दी, अर्थात जन्म से ही मनुष्य को भाषा ईश्वर के द्वारा दी गई। अब यदि इस सिद्धांत को माना जाए तो इसकी यदि समीक्षा करने पर आता है कि क्योंकि हर धर्म के मानने वाले मतावलंबी अपने धर्म की भाषा को ही ईश्वर प्रदत्त भाषा मानते हैं, तो ये समस्या आती है। समीक्षा इस सिद्धांत के करने पर ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सामने आते हैं कि एक तो ये सिद्धांत केवल श्रद्धा पर आधारित है, अपने अपने धर्म की भाषा के प्रति श्रद्धा है, इसलिए वो उस भाषा को ही ईश्वर प्रदत्त भाषा मानते हैं। और दूसरा कारण समीक्षा में ये, यदि भाषा ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती तो भाषा पूर्ण होती, उसमें परिवर्तन की, संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। और तीसरा कारण ये भी है कि यदि ईश्वर प्रदत्त भाषा होती तो सभी मनुष्य, संसार के सारे मनुष्य एक ही भाषा बोलते। जैसे पशु सभी एक ही भाषा, अपनी उनकी भाषा जो एक तरह बोलते हैं, उसी तरह सारे मनुष्य एक ही भाषा बोलते। हर क्षेत्र की, हर देश की अलग अलग भाषाएं वहाँ नहीं होती और भाषा में संशोधन की आवश्यकता भी नहीं होती। अब इस सिद्धांत से निष्कर्ष यह निकलता है कि ये सिद्धांत केवल श्रद्धा पर आधारित है, ये भाषा उत्पत्ति की समस्या का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता है, इसलिए ये तर्कसंगत नहीं है। दूसरा सिद्धांत जो आपको पहले पढ़ाया था पहले वीडियो में, वो था संकेत सिद्धांत, जिसे सिंबॉलिक थ्योरी भी कहा जाता है और इसे निर्णय सिद्धांत भी कहते हैं। संकेत सिद्धांत, सिंबॉलिक थ्योरी या निर्णय सिद्धांत, इसके अनुसार जो आदि मानव था वो आपस में जब वार्तालाप करता, विचारों का विनिमय करता, आदान प्रदान करता था, तो संकेतों का आधार पर करता था। संकेतों से उसका काम चल रहा था, लेकिन जब कुछ समस्या आई तो उसने कुछ शब्द बनाए। कठिनाई आने पर उन्होंने सभी मनुष्यों को इकट्ठा किया और सभी ने बैठकर कुछ शब्द बनाए और ये निश्चित कर लिए कि ये शब्द इस पदार्थ के लिए बोला जाएगा, ये शब्द इसके लिए संकेत होगा। तो विभिन्न पदार्थों के लिए उन्होंने सामाजिक समझौते के आधार पर
मनुष्यों को एक साथ बैठा करके और वो संकेत निर्धारित कर लिए, शब्द निर्धारित किए वस्तुएं और पदार्थों के लिए। ये था संकेत सिद्धांत। तो और फिर उन्हीं शब्दों से कुछ और शब्द बन गए और इस तरह भाषा का विकास हुआ। अब जब इस संकेत सिद्धांत की हम समीक्षा करते हैं तो उसमें ये समस्याएं सामने आती हैं कि एक तो ये कि जब पहले मनुष्य का काम चल रहा था, आदि मानव का काम चल रहा था भाषा से, संकेतों से ही, तो भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे पशु पक्षियों के लिए काम चल रहा है, चल ही रहा है, वो तो भाषा बैठकर नहीं बनाते। दूसरी इसमें जो समस्या थी वो है कि जब मनुष्यों के पास उस समय विचार विनिमय के लिए भाषा थी ही नहीं, तो उन्होंने बैठकर विचार विमर्श कैसे किया? कौन सी भाषा में किया? उन्होंने कौन सी भाषा में विचार विमर्श किया? और एक समस्या ये थी कि वो इतनी वस्तुओं को, प्रकृति की इतनी वस्तुओं को, इतने सामान को, इतने पदार्थों को वहाँ एक स्थान पर लाए कैसे, जिससे कि बताया कि इस पदार्थ के लिए ये शब्द होगा। तो अब इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि संकेत सिद्धांत था वो भी केवल कल्पना पर आधारित है, ये तर्कसंगत नहीं है, कल्पना पर आधारित है। और ये सिद्धांत भी भाषा उत्पत्ति का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता। तीसरा सिद्धांत जो मैंने पहले वीडियो में बताया था वो था धातु सिद्धांत, जिसको रूट थ्योरी या डिवाइन थ्योरी भी कहा जाता है। धातु सिद्धांत, रूट थ्योरी या डिवाइन थ्योरी, इसके प्रवर्तक थे प्लेटो, और बाद में हेज और मैक्स मूलर ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो भाषा थी वो मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। वो जब चोट लगने पर लोह या लकड़ी, पत्थर आदि पदार्थों से, जब भी पदार्थ में कहीं लकड़ी में, लोहे में, पत्थर में जब चोट लगती, आपस में टकराते, तो कुछ धातुएं निकलती, कुछ धातुएं क्या निकलती, अर्थात कुछ शब्द निकलते, शब्दांश निकलते। और उन शब्दांशों से उन्होंने जो भी शब्दांश या शब्द निकले, कुछ आवाज़ निकली, उस आवाज़ से मनुष्य ने कुछ धातुएं बना ली, और वो धातुओं से फिर उन्होंने और शब्द बना लिए। तो इस तरह भाषा का विकास हुआ। जो उन्होंने 400-500 कुछ शब्द बनाए, उनसे उन्होंने और धातुएं बना ली और शब्द बना लिए। तो ये था सिद्धांत। अब इस सिद्धांत की जो समीक्षा करते हैं धातु सिद्धांत की, इसको धातु सिद्धांत इसीलिए कहा गया कि क्योंकि धातु सिद्धांत के आधार पर विभिन्न धातुओं के टकराने से जो शब्द निकले उनसे धातुएं बनाई गई, और धातुओं के आधार पर ही उन्होंने शब्द बना लिए और कुछ और धातुओं का निर्माण कर लिया। अब इसकी समीक्षा जब करते हैं तो समीक्षा में ये था, उसमें ये भी कहा गया कि बाद में जो मनुष्यों की सहज प्रवृत्ति थी धातुएं बनाने की, वो समाप्त हो गई। अब यहाँ समीक्षा ये आती है, इसकी समीक्षा करने पर ये तथ्य निकल कर सामने आता है कि मनुष्य में जो सहज प्रवृत्ति थी धातुएं बनाने की, वो बाद में नष्ट क्यों हो गई। और फिर ये सिद्धांत है जो शब्द और अर्थ में संबंध मानकर चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। और इसमें ये और समस्या थी कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी भाषाएं धातुओं से बनी हैं, लेकिन विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जैसे चीन आदि, जिनके शब्दों में कोई धातु है ही नहीं, फिर वो भाषा कैसे बनी। इसलिए जब अब इसका निष्कर्ष जब हम निकालते हैं तो यही होता है कि जो भाषा उत्पत्ति के संबंध में ये धातु सिद्धांत भी कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता है, ये भी केवल कल्पना पर आधारित सिद्धांत है। अगला सिद्धांत था अनुकरण सिद्धांत, चौथा जो मैंने पहले वीडियो में करा दिया था, ये भी अनुकरण सिद्धांत। इसको बाउवाव थ्योरी भी कहा जाता है, अनुकरण सिद्धांत को बाउवाव थ्योरी भी कहा गया। जो हिरटनी, पाल, हर्डर आदि विद्वान इसके समर्थक थे। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हिरटनी, पाल और हर्डर आदि थे। इसे अनुकरण मूलकतावाद भी कहते हैं, इस शब्द को, इस सिद्धांत को अनुकरण मूलकतावाद सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार मनुष्य ने प्रकृति से निकलने वाले शब्दों का अनुकरण किया।
जो प्रकृति से शब्द निकले, कुत्तों ने भौं भौं की, कहीं झरना ने झरझर की, तो ऐसे पेड़ टकराए उसमें खटखट की आवाज़ आई, ऐसे प्रकृति से जो शब्द निकले उनका अनुकरण किया और उस अनुकरण से जो शब्द निकले उनसे भाषा बनी। जैसे कौवा, कोयल, म्याऊं, दुर, निर्झर, तड़, झरझर आदि शब्द ऐसे। तो अब इसकी जब हम समीक्षा करते हैं इस सिद्धांत की, अनुकरण सिद्धांत की, तो यहाँ ये तथ्य सामने आता है कि ऐसे शब्द भाषा में बहुत कम हैं जो कि अनुकरण से भाषा में आए हैं। तो ऐसे शब्द, बहुत कम शब्दों से भाषा कैसे संभव है? और अनुकरण मूलकतावादी भाषा शब्द नहीं है, बहुत कम शब्द हैं भाषा में, कई भाषाओं में शब्द हैं ही नहीं। अब यहाँ तक मैंने पहले वीडियो में आपको करा दिया था, चौथे सिद्धांत तक। अब पांचवा सिद्धांत जो है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। पांचवा सिद्धांत है आवेग सिद्धांत। पांचवा आवेग सिद्धांत, जिसको पुहु थ्योरी कहा जाता है। आवेग सिद्धांत को पुहु थ्योरी और इंट्राजेक्शनल थ्योरी भी कहा जाता है, तथा हिंदी में इसे मनोरागाभिव्यंजकतावाद, मनोरागाभिव्यंजक शब्द मूलकतावाद या मनोभावाभिव्यंजकतावाद भी कहते हैं। इसके अनुसार आदि मानव, ये माना गया कि आदि मानव जो था, जो भावावेश में होता था, तो भावावेश में अपने हर्ष, शोक आदि, घृणा, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए कुछ शब्द, अनायासी शब्द निकालता था मुख से, और वो शब्द मिलकर के भाषा उन शब्दों से बनी। ये माना गया कि जब वो आवेग में आता था, अपने भावों को प्रकट करने के लिए कुछ शब्द निकालता और उनसे भाषा बनी। इस आवेग सिद्धांत की समीक्षा जब करते हैं तो ये सामने आता है, क्योंकि जो आवेग में जो शब्द निकलते हैं, जैसे ओह, दिख, छी, तो ये शब्द तो सारे निरर्थक हैं। फिर निरर्थक शब्दों से भाषा कैसे बनेगी? तो इसलिए ये सिद्धांत माने नहीं। और इसका एक कारण दूसरा ये भी है कि इन शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर नहीं किया जाता है। वो तो मनुष्य आवेग में आता है तो अनायास मुख से निकल जाते हैं, सोच समझ कर ये शब्द नहीं बोले जाते। और एक कारण ये, क्योंकि भाषा में इन शब्दों की संख्या तो बहुत कम है और प्रत्येक भाषा में भावावेश से निकलने वाले शब्द अलग अलग हैं। इसलिए अब इसका निष्कर्ष जब सामने आता है तो यही होता है कि ये सिद्धांत भी भाषा उत्पत्ति की समस्या का समाधान करने में असमर्थ है, और ये भी पूर्ण समाधान क्या, कुछ भी समाधान प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है। छठा सिद्धांत जो था वो है श्रम ध्वनि। हाँ, कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो भाषा में जुड़ गए, लेकिन भाषा का मुख्य जो भाषा बनाने का उनका काम नहीं रहा। छठा सिद्धांत था वो है श्रम ध्वनि सिद्धांत। श्रम ध्वनि सिद्धांत, या इसको श्रम परिहरण मूलकतावाद सिद्धांत भी कहते हैं। श्रम ध्वनि सिद्धांत या श्रम परिहरण मूलकतावाद सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे प्रसिद्ध भाषा विद्वान न्यारे। इसके अनुसार जब मनुष्य श्रम करता है तो श्रम करते करते अनायासी उसके मुख से कुछ शब्द निकल जाते हैं, अपने आप निकलते हैं। जैसे धोबी आवाज़ करता है, थक जाता है तो वो निकालता है हियो हियो, और मल्लाह जब थकता है तो हैया हैया निकालता है। तो ऐसे शब्दों से भाषा बनी इनके अनुसार, इन विद्वानों के अनुसार। अब इस श्रम ध्वनि सिद्धांत का जब हम समीक्षा करते हैं तो उसमें ये सामने आता है कि इससे निकली, आदमी श्रम में जब थकानवश कुछ शब्द निकालता है तो वो सारे ही शब्द निरर्थक होते हैं, तो वो भाषा को बनाने में समर्थ नहीं है। यद्यपि ऐसे शब्द कुछ भाषा में हैं लेकिन निरर्थक हैं, वो शब्द भी, उन शब्दों का भी सहयोग रहा है भाषा को बनाने में, लेकिन पूर्णतः नहीं। और ऐसे शब्द बहुत कम भी हैं, तो ये सिद्धांत भी भाषा उत्पत्ति की समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाया। अगला सिद्धांत था वो था इंगित सिद्धांत, जेस्टनल थ्योरी। इसके प्रतिपादक थे जो थे राय, रिचर्ड तथा जोहानसन। ये इसके प्रतिपादक विद्वान थे।
इसके अनुसार आदिमानव स्वयं अपने अंगों से निकलने वाली ध्वनियों का अनुकरण करने लगा और अपने ही अंगों से जो ध्वनियाँ निकली उनका ही अनुकरण कर वो भाषा उन्होंने बनाई। तो इसमें भी इसकी समीक्षा यही होती कि ऐसे अपने अंगों से निकलने वाले शब्द तो बहुत ही कम है, तो वो भी भाषा उत्पत्ति की समस्या का समाधान नहीं कर पाया इस सिद्धांत में। 8वां सिद्धांत था वो है संकेत सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत। 8वां संपर्क सिद्धांत, कॉन्टेक्ट थ्योरी, जिसके जो प्रतिपादक थे वो प्रसिद्ध विद्वान थे रेवेज। जब मनुष्य प्रकृति के संपर्क में आया तब अपने आप उसके मुख से संपर्क शब्द निकले, भाषा निकली। जब वो प्रकृति पेड़ पौधों के संपर्क में आया, पशुओं के संपर्क आया, दूसरे मनुष्यों के संपर्क में आया, तो अनायास इसके मुख से भाषा ने जन्म लिया, भाषा निकली और वो बोलने लगा। अब इसकी समीक्षा करने पर ये तथ्य सामने आता है कि ये कुछ संभव है, कुछ शब्द निकले हों, लेकिन ये सिद्धांत भी इस भाषा उत्पत्ति की समस्या का पूर्ण समाधान करने में सक्षम नहीं हुआ। अंतिम जो भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत था वो है समन्वित सिद्धांत। समन्वित सिद्धांत के अनुसार ये रहा कि इन जो भी सिद्धांत ये प्रस्तुत किए गए विद्वानों के द्वारा, वो कोई भी सिद्धांत भाषा उत्पत्ति की समस्या का पूर्ण समाधान करने में सक्षम नहीं है। इसलिए ये सभी सिद्धांतों का सहयोग भाषा उत्पत्ति में रहा। सभी सिद्धांतों के अनुसार कुछ शब्द भाषा में आए जिनसे मिलकर के भाषा की उत्पत्ति हुई, भाषा बनी। तो इसलिए समन्वित रूप से ये भाषा उत्पत्ति की समस्या का समाधान हुआ। उनमें चाहे दैवीय सिद्धांत है, दैवीय थ्योरी है या संकेत सिद्धांत है, क्योंकि दैवी सिद्धांत में तो तर्क संगत नहीं है। ईश्वर प्रदत्त कुछ शब्द अपना आप नहीं होते, मनुष्य को वो स्वाभाविक प्रवृत्ति जरूर है। संकेत सिद्धांत से कुछ शब्द बने, धातु सिद्धांत से कुछ शब्द आकर भाषा में जुड़ गए, और अनुकरण सिद्धांत से जो कुछ शब्द भाषा में जुड़े। उसके बाद जो आवेग सिद्धांत, जो पूपू थ्योरी थी, उससे बने शब्द भी भाषा में आए। श्रम ध्वनि सिद्धांत से निकले शब्द, थकानवश जो शब्द मनुष्य निकालने लगा आदिमानव, वो शब्द भी भाषा में जुड़ गए। तथा इंगित सिद्धांत जो था, अपने अंगों से कुछ शब्द निकले, वो भी भाषा में जुड़े। और संपर्क सिद्धांत की मनुष्य जब इस प्रकृति के संपर्क में आया और उस संपर्क में आने से अनायास उसके मुख से शब्द कुछ निकले, वो भी भाषा में मिल गए। तो समन्वित रूप से ये सभी सिद्धांतों ने मिलकर भाषा बनाई और भाषा की उत्पत्ति की, भाषा प्रारंभ की, भाषा का विकास किया। पर अंत में सब निष्कर्ष यही निकलता है कि भाषा उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं ये पूर्ण रूप से समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं। अभी भी भाषा उत्पत्ति की समस्या ज्यों की त्यों है। सभी सिद्धांत कल्पना पर आधारित हैं और आज भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिल पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।